सितंबर 1957 की सुनहरी सहर थी, जब जमानापुर के एक पुराने कस्बे में धूप बहुत हल्की और नर्म थी। बेगम जुबैदा की हवेली जमानापुर की सबसे खूबसूरत और तारीखी इमारतों में से एक थी। बेगम जुबैदा अपनी शादी के बाद से पिछले 30 साल से इस हवेली में ही रह रही थी। इतने सालों में कभी भी अपनी इस शाम की चाय की तरतीब को तब्दील नहीं किया। हवेली की जवान मुलाजमा कनीस सुबह 10 बजे से ही चूल्हे के पास बैठी तैयारियों में मशगूल थी। उसके हाथ के बने बेहतरीन लड्डू, जो सुनहरे और नर्म थे, बड़ी मेज के बिल्कुल दरमियान में एक चांदी की थाली में रखे हुए थे। उस थाली के दोनों तरफ मिट्टी की दो मटकियां थीं। एक में आम घरों जैसा सेब का मुरब्बा था, जो हर आने वाले मेहमान के लिए खुला था, जबकि दूसरी मटकी, जो काफ़ी छोटी थी और बेगम जुबैदा की कुर्सी के बिल्कुल पास रखी थी, उसमें खास किशमिश और ज़ाफ़रान का खमीरा था, जो उनकी खादमाए खास कनीज़ फातिमा हर महीने बेगम साहिबा के कमज़ोर हाजमे की और तबीयत के लिए खुद अपने हाथों से बनाती थी। दादी बिल्किस ठीक दोपहर के 3 बजे हवेली के आंगन में दाखिल हुई। उन्होंने आंगन के एक कोने में लगे नीम के दरख्त के ठंडे साए में अपनी मखसूस कुर्सी संभाली। ऊपर ऊपर से देखने पर ये एक बहुत ही आम और हसीन महफिल थी। खान बहादुर सरफराज आंगन के आखिरी कोने में लगी धूप गाड़ी के पास खड़े थे। उनकी लंबी मूछें उस गुस्से से फड़क रही थीं जो उन्हें हमेशा उस वक्त आता था जब अपने हमसाए की दीवार को देखते थे। पर जैसा कि उन्होंने आते ही दादी बिल्किस के पास बैठकर धीमी आवाज में शिकायत की, उनकी बाजी ने सख्त जिद की थी कि अगर उन्होंने हवेली का बुलावा रद्द किया तो पूरे कस्बे में बहुत बुरी बात फैलाएंगी। बेगम सकीना फेनविक, जो बेगम जुबैदा की बचपन के ज़माने की सबसे पुरानी सहेली थी और खुद भी पिछले 15 साल से बेवा थी, आंगन के शामियाने के नीचे बैठे हाथ वाले पंखे से खुद को हवा दे रही थी। उनके चेहरे पर एक संजीदा और खामोशी सी बोरियत थी, पर दादी बिल्किस ने ध्यान दिया कि ये बोरियत उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। सकीना में हमेशा से ये सिलसिला रहा था कि वो ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून दिखती थीं, जबकि उनके जहन में बहुत कुछ और ही चल रहा होता था। दादी बिल्किस प्राइवेटली उनकी इस चालाकी की कदर करती थीं, पर साथ ही साथ उन पर पूरा भरोसा भी नहीं करती थीं। कनीज़ फातिमा, जो पिछले 11 साल से बेगम जुबैदा की खात्मा खास और हमराज बनी हुई थी, मेज़ों के दरमियान इस तरह खामोशी से सलाहियत से घूम रही थी जैसे उसने खुद को यादगार बनाने की बजाय फ़ायदेमंद बनाना सीख लिया हो। और जवान मुलाजमा कनीज़ किचन से नमकीन पराठे और कचौरियाँ इस तरह खौफज़दा और संभाल कर ला रही थीं जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उस पर बहुत सख्त नज़र रखी जा रही है। और इसकी वजह पिछले महीने हवेली से गायब होने वाली सोने की बाली का वो अफसोसनाक मामला था, जिस पर उस पर शक किया गया था। कामरान ने बड़ी सहाबत और फरमाबरदारी से अपनी तायाजाद अम्मी के सर पर हाथ रखकर दुआ ली और चांदी के बड़े चायदान के पास रखी कुर्सी पर पूरे एतमाद से बैठ गया। सबसे आखिर में आने वाली मेहमान बेगम फरहत कैथकार्ड थी, जो नर मिजाज और थोड़ी भारी भरकम खुनसा 60 साल की खातून थी। उन्होंने आंगन के खुले दरवाजे के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठते ही सुकून की एक गहरी सांस ली। हालांकि सच तो ये था कि ये कुर्सी उनके लिए लगाई ही नहीं गई थी। जुबैदा मेरी जान, तुम जरा दीवार के पास धूप में बैठो। उन्हीं लम्हात में कनीज़ फातिमा ने बेगम जुबैदा के कंधे को नरमी से छूते हुए धीमी आवाज में कहा, इस खिड़की से ठंडी हवा आती है और मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूंगी अगर मेरी वजह से तुम्हें सर्द मिजाज बुखार हो गया। और बेगम जुबैदा ने उस आदत के तहत जो उन्हें सालों से लाड प्यार उठाने की वजह से पड़ गई थी, बिना किसी एतराज़ के अपनी जगह छोड़ दी। वो उठी और खान बहादुर सरफराज के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई, जिससे उनकी अपनी मखसूस कुर्सी और उसके पास रखी किशमिश और ज़ाफ़रान के खमीरे की छोटी मटकी बिल्कुल खाली रह गई। बेगम फरहत, जो 1-2 मिनट बाद वहां पहुंची थी, उन्होंने खिड़की के पास उस नर्म कुर्सी को खाली देखा तो बिना किसी सोच विचार के वहां बैठ गईं। शाम की चाय का सिलसिला उसी तरह शुरू हुआ जैसे ऐसे कस्बों में हमेशा से होता आया है। मस्जिद की छत के चंदे की बातें, नए मौलवी साहब के बहुत लंबे बयान, कोयले और गंदम की बढ़ती हुई कीमतें, आखिरकार खान बहादुर सरफराज और बेगम जुबैदा की ज़मीनों की उस ऊंची दीवार का जिक्र, जिसे बेगम सकीना ने बहुत चालाकी से छेड़ा। हालांकि दादी बिल्किस के ख्याल में ये उनकी चालाकी से ज़्यादा उनकी बुरी आदत थी। मुरब्बा बड़ी दरियादिली से रखे हुए पराठों पर लगाया जा रहा था। उसी दौरान बेगम फरहत के हाथ बिना किसी ध्यान के आसपास रखी हुई सबसे छोटी मटकी की तरफ गया, जो बेगम जुबैदा का मखसूस खमीरा था। वो खमीरा जो आमतौर पर किसी मेहमान के सामने पेश नहीं किया जाता था। ने उसे अपने पराठे पर लगाया और उसके लाजवाब जायके की तारीफ करते हुए पूछा कि क्या उन्हें इसकी रेसिपी मिल सकती है। उन्होंने अभी खमीरे को 2 निवाले ही खाए थे कि अचानक उनका हाथ बहुत तेजी और तकलीफ से उनके सीने पर चला गया। फरहत! बेगम जुबैदा अपनी कुर्सी से खौफ के मारे आधी खड़ी हो गईं। उसके हाथ से चाय का प्याला छूटा और आंगन के ठंडे फर्श पर टूटकर बिखर गया, जिसकी आवाज़ उसके अचानक फैलने वाली खामोशी में बहुत दूर तक गूंजी। इससे पहले कि खान बहादुर सरफराज, जो अपनी उम्र और भारी जिस्म के बावजूद बहुत तेजी से उनकी तरफ लपके उन तक पहुंचते, बेगम फरहत बिल्कुल चुपचाप और नर्म हो चुकी थी। उनकी आंखें तिरछी होकर फर्श पर गिर गईं और उनके चेहरे का रंग पुरानी मोमबत्ती की तरह पीला हो गया।